हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक करिकुलम। तो आज भी हमारा टॉपिक जो है वो करिकुलम रहेगा, यानी कि पाठ्यचर्या रहेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज का अपना क्विज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सुपरविजन इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी प्राइमरली, मतलब विद्यालय प्रशासन का जो पर्यवेक्षण होता है वो मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। मतलब वो किस तरह का होना चाहिए, प्रिवेंटिव होना चाहिए या क्रिटिकल होना चाहिए। प्रिवेंटिव और क्रिटिकल यानी कि निवारक होना चाहिए और आलोचनात्मक होना चाहिए। प्रिवेंटिव होना चाहिए और करेक्टिव होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और प्रिवेंटिव होना चाहिए, या फिर कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिटिकल होना चाहिए। है ना, सारे ऑप्शंस जो है थोड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी सोचिए और जवाब दीजिए इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन करेक्ट आंसर कर पाएगा। तो देखो, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि रचनात्मक होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए। देखो, जब भी हम जो क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं ना, आलोचनात्मक रूप से हमें चीजों को देखना चाहिए। हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट की बात है यहाँ पर, कि आपको नेगेटिव भी देखना है, आपको पॉजिटिव भी देखना है, फिर अपना एक मिला जुला कर एक ओपिनियन देना है। वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं बेसिकली इसको। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि रचनात्मक होना चाहिए, उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए जहां पर हम कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर पाए। है ना, ऐसा नहीं है कि आप वही रिपीटेड चीजों को उसको निकालते हैं कि ये कमी थी अब इसमें ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आपके जो आइडियाज होने चाहिए वो कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए। ठीक है, तो सुपरविजन यह सोचकर करना चाहिए। प्रिवेंटिव एंड क्रिटिकल सिर्फ निवारक नहीं होना चाहिए। देखो, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव है, आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव वर्ड जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज लर्नर सेंटर्ड वर्ड, है ना, तो ये होना चाहिए, प्लस क्रिटिकल होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रिवेंटिव और कंस्ट्रक्टिव था बट क्रिटिकल नहीं था, है ना, निवारक होना चाहिए। आप सिर्फ निवारण के लिए नहीं करते हैं सुपरविजन, आप चाहते हैं कि वहां से कुछ नई चीज कंस्ट्रक्ट हो। ठीक है, आप सुपरविजन करने जाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं उसमें सुधार के साथ साथ जो है आप खुद चीजें कंस्ट्रक्ट करें। जो जिसका भी आप सुपरविजन करने जा रहे हैं वो खुद कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करें। है ना, हम क्लास में भी यही करते हैं और हमारे साथ भी जो बड़ी अथॉरिटीज है उनका यही टारगेट होता है कि हम खुद कंस्ट्रक्ट करें। हमें बस ये सुधारात्मक तरीके ना बताया जाए कि आप ऐसे सुधार करो ऐसे सुधार करो, हमें फीडबैक दिया जाए हर चीज का, उसके आधार पर हम नई चीजें अपने आप कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, करेक्टिव तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब सीधे सुधारात्मक की बात नहीं होती है। ठीक है, प्रिवेंटिव निवारक भी होना चाहिए। ओके, तो यानी कि कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिटिकल होना चाहिए। मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन की बात करूं तो वो ये है। देखो, सारे एस्पेक्ट शामिल हो सकते हैं ना, वो डिपेंड करता है सुपरविजन कर कौन रहा है। लेकिन अगर आइडियली देखा जाए तो कंस्ट्रक्टिव भी होना चाहिए, क्रिटिकल भी होना चाहिए। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो यही आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, लीडरशिप बिकम्स इफेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ। भाई, लीडरशिप कब इफेक्टिव होती है ये बताना है। ठीक है, लीडरशिप पर्सनालिटी ट्रेट्स, ठीक है, आपके अंदर जो है व्यक्तित्व लक्षण है क्या नहीं है नेतृत्व के, है ना। फॉलोवर्स मोटिवेशन मतलब जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो कितने ज्यादा अभिप्रेरित हैं, है ना, अभिप्रेरणा कितने ज्यादा है उनमें, तो उनका मोटिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर सिचुएशनल फैक्टर्स या फिर परिस्थितियों के हिसाब से आपका नेतृत्व झलक कर आता है। या फिर लीडरशिप स्टाइल, या आप किस तरह की नेतृत्व शैली का यूज कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो हमें ये बताना है सबसे इफेक्टिव क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं हर चीज का रोल तो होता ही है, लेकिन सबसे इफेक्टिव आपको बताना है। तो देखो, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सिचुएशनल फैक्टर्स। आपके सामने परिस्थिति क्या है, उन परिस्थितियों में जो है आप कितनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाते हैं, वो ही सबसे बेटर इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज होती है। ठीक है, जैसे हम देश के एग्जांपल ले, देश में कोविड-19 था, है ना, कोविड-19 है क्या मतलब है अभी भी, लेकिन उसमें जो है हमारे पीएम का क्या इफेक्टिव रोल रहा, है ना, फिर डिफरेंट स्टेट्स में वहां के सीएम का क्या इफेक्टिव रोल रहा, ये उनकी इफेक्टिवनेस का टेस्ट था एक तरह से कोविड-19 को डील करने में। है ना, हम पॉलिटिकल इश्यूज पे बात नहीं करेंगे, बट मैं ये बताना चाह रही हूं कि सिचुएशन कैसी आ रही है उसके ऊपर आपका नेतृत्व जो है वो झलकता है ना। ऐसे बनी बनाई चीजें कि आप में के अंदर ट्रेड्स है, मोटिवेशन बहुत है फॉलोवर्स में, या फिर आपका एक स्टाइल है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके सामने क्या परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों में आप किस तरह से उभर कर निकलते हैं, अपने आप को कैसे निखारते हैं, लोगों को एक साथ कैसे लेकर चलते हैं, ये आपकी लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब क्लास की कह लीजिए या फिर आप एज अ टीचर कह लीजिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ हायरार्की। मतलब पदानुक्रम के अनुसार जो है इनको व्यवस्थित करना है। आपको ये बताना है कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद मतलब इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सिलेबस है, लर्निंग आउटकम्स है, करिकुलम है और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है। तो आपको इनको एक तरह से सीरियल में लगाना है। ठीक है, तो चलो लगाओ फटाफट, थोड़ा कुछ सेकेंड्स का टाइम देती हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको अरेंज करने में आपको टाइम लगेगा। तो अरेंज कर लीजिए इसको, आई होप कि कर लिया होगा आपने, है ना।
करेक्ट सीक्वेंस बताऊंगी, देखो समझाती हूँ। सबसे पहले जो हमारा नेशनल विजन होता है वो हमारा झलकता है किसके अंदर, एनपीई के अंदर, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन किस पर बेस्ड होती है, वेरियस फिलोसफीज पर, या फिर आप कह सकते हैं कि वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर, है ना, जहां से हमें गाइडलाइंस मिलती है कि हमें एजुकेशन किस तरह की रखनी है। ये हमें फिलोसफिकल जो एजुकेशन होती है जिसमें आपका आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और ये सब कुछ आता है, ठीक है। उसके बाद हमारी एनपी उनके ऊपर, मतलब विभिन्न मान्यताओं और धारणाओं के बेस पर हमारा एक नेशनल विजन बनता है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनती है। उसके बाद हमारा आता है एनसीएफ, ठीक है। एनसीएफ हमारा आता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो बेसिकली पूरे राष्ट्रीय लेवल का होता है। उसके बाद आता है हमारा स्कूल का करिकुलम, है ना, स्कूल का या जिस भी इंस्टीट्यूट में हम पढ़ा रहे होते हैं वहां का करिकुलम। उसके बाद आता है हमारा सिलेबस, ठीक है, सिलेबस के बाद आपकी टेक्स्ट बुक वगैरह ये सब कुछ आता है। और लास्ट में आपके निकल कर आते हैं लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, मतलब शिक्षण जो भी आपने किया उसके आउटकम्स क्या है आपके पास। तो एनपी यानी कि यहाँ पर ई पहले होगा, है ना, उसके बाद एनसीएफ है यानी कि उसके बाद ए होगा, उसके बाद करिकुलम है यानी कि डी होगा, उसके बाद सिलेबस है यानी कि बी होगा, और सिलेबस के बाद आपका होगा लर्निंग आउटकम्स। तो ई ए डी बी सी देख लो कहाँ है, ई ए डी बी सी, है ना, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। आपको ये बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इसके बारे में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में, ठीक है। एनसीएफ आप लोगों ने अगर पढ़ा नहीं है तो पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्ञान IQ पे मैंने काफी वीडियोस डाली हुई है एनसीएफ की, अगर आप देखना चाहते हो तो वहां से देख सकते हैं, तो चैप्टर वाइज एनालिसिस है, ठीक है। तो चलो बताओ फटाफट से, तो भाई क्या है, मतलब क्या स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होंगी, कौन सी नहीं होगी, ये आपको बतानी है। एनसीईआरटी हैज गिवन द मैंडेट टू डेवलप एनसीएफ, तो भाई एनसीएफ को डेवलप करने का काम जो है एनसीईआरटी को मिला हुआ है, ये सही है कि नहीं है। इट प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ एजुकेशनल एम्स इन लाइन विद द विजन आउटलाइंड इन द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एक विजन प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है, उसके बेस पे जो है आप एनसीएफ्स बनाते हैं, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये बिल्कुल सही है बी। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन द कंटेंट टू बी इंक्लूडेड इन सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, ये हमें एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हमें कौन सा सिलेबस डालना है, कौन सी टेक्स्ट बुक्स डालनी है, तो ये भी ठीक है। एनसीईआरटी को मिला हुआ है पूरा चार्ज एनसीएफ का, है ना, मतलब एनसीईआरटी डेवलप करती है नेशनल लेवल पे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो मतलब सारे इसके बारे में ठीक है। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर करिकुलम, तो अगर करिकुलम की बात करें, पाठ्यचर्या की बात करें, यहाँ पे क्रम लिखा हुआ है, ये चर्या है, ओके, पाठ्यचर्या की बात करें तो कौन सा इनमें से मान्य नहीं होगा, अगर हम स्पेसिफिकली करिकुलम की बात करते हैं, ठीक है। तो इट encompasses सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स, पेडागोजी एंड असेसमेंट मेथड्स, तो करिकुलम के अंदर ये आते हैं कि नहीं आते, ऑब्वियसली ये आते हैं ना, इससे पहले भी मैंने आपको समझाया कि सिलेबस, टेक्स्ट बुक, ये सब आपका करिकुलम का पार्ट है। इट इज अ सेट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज डिजाइन टू इम्प्लीमेंट द एम्स ऑफ एजुकेशन, तो कुछ नियोजित गतिविधियां जिनका एक समूह होता है जिसे स्कूल में शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने के लिए डिजाइन किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद इट इवॉल्व्स फ्रॉम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो जो स्कूल का करिकुलम होता है, इंस्टीट्यूशंस का करिकुलम होता है, उसको गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड करता है, एनसीएफ प्रोवाइड करता है ना, जो नेशनल लेवल पर बनता है एनसीएफ, जिनको एनसीईआरटी डिजाइन करती है, तो ये भी ठीक होगा। इट प्रोवाइड्स द विजन फॉर एजुकेशन एट वेरियस लेवल्स इन इंडिया, अगर हम सिर्फ भारत की बात करें उसके लेवल्स पे विजन हमें किससे मिलता है, एनपीई के थ्रू मिलता है, ठीक है। मतलब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो बनती है वो एक तरह से विजन प्रोवाइड करती है कि एजुकेशन किस तरह की होगी डिफरेंट लेवल्स पर, उसके बेस पर जो है हमारा एनसीएफ बनता है, देन हमारा स्कूल का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ये एनपी के बारे में, करिकुलम के बारे में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम इन ईवीएस, है ना। थीम देखो, ईवीएस में 6 थीम्स है ना, 6 थीम्स है। अगर प्राइमरी सिलेबस की बात करें तो आपको पता है कि ईवीएस जो है इंटीग्रेटेड है, सोशल साइंस, इसमें एनवायरमेंटल साइंस भी है और साइंस भी है, 3 तरह की चीजें इसमें सम्मिलित हैं। तो 6 थीम्स में इसको डिवाइड किया गया है और थीमेटिक अप्रोच अपनाई गई है। अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, थीमेटिक में है कि आपको थीम से रिलेट करके पढ़ाना है। आप पहली थीम है तो उसके अंदर 4 चैप्टर है, दूसरी थीम है उसके अंदर 3-4 चैप्टर है। इस तरह से जो 3rd to 5th की ईवीएस की बुक्स हैं वो डिजाइन की गई है, थीमेटिक अप्रोच है एक तरह से, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी थीम नहीं है, ठीक है। हिंदी में हो सकता है एक आधा चीज ऊपर नीचे, क्योंकि इंग्लिश में इंग्लिश वर्जन बिल्कुल करेक्ट है, ओके। अगर देखो हिंदी में कुछ डिस्पैरिटीज होती है तो इंग्लिश को करेक्ट माना करो, क्योंकि मैं टाइप करती हूँ अकॉर्डिंग टू गूगल ट्रांसलेट में करती हूँ, तो पहले ये करती हूँ, या फिर मैं नहीं करती, किसी से करवाना भी पड़ता है ना, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खुद मेरे पास नहीं टाइम होता तो किसी और से करवाना पड़ता है, तो बात वही है।
थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम बनाते हैं या जो करते हैं, ट्रैवल, वर्क एंड प्ले और फूड। तो इनमें से कौन सी थीम ईवीएस में नहीं है ये आपको बतानी है, ठीक है। दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी, अगर आपने थीम्स पढ़ी है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने थीम्स नहीं पढ़ी है तो देन इट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू, है ना। थिंग्स वी मेक एंड डू एंड ट्रैवल, देखो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्क एंड प्ले नहीं होती है, ठीक है। ये भी होती है थिंग्स वी मेक एंड डू, ट्रैवल भी होती है, फूड भी होती है, इसके अलावा शेल्टर होती है ना, इसके अलावा वाटर होती है। और नेक्स्ट थीम, जो पहली थीम है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स का पार्ट है वर्क एंड प्ले, तो वर्क एंड प्ले एक कंप्लीट थीम नहीं है, ये फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम का पार्ट है, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज नॉट पब्लिश्ड। तो भाई 4 बार जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 4 बार बन चुका है ना। और अब एनपी 2020 आने के बाद यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इन 2021, आई थिंक 21 और 22, है ना। अभी तो सिर्फ ड्राफ्ट, मतलब बिल आया, अमेंडमेंट बिल आया है एनपी का, अभी पूरी तरह से पॉलिसी बनी नहीं है। जैसे ही पॉलिसी बनेगी उसके बाद एक नया एनसीएफ आपके सामने निकल कर आएगा और फिर नई चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कौन से साल में पब्लिश नहीं हुआ था ये बताना है ना। 1978, 88, 2000, 2005। तो मैंने कहा 4 बार पब्लिश हुआ है, तो वो ये 78 जो है ये गलत है, ठीक है। मतलब इसमें नहीं हुआ था, 1975 में फर्स्ट टाइम हुआ था, उसके बाद 1988 में, फिर 2000 में, फिर 2005 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय का पाठ्यक्रम, आई मीन पाठ्यचर्या, है ना, ये गूगल लेता है इसको, पाठ्यचर्या कौन निर्धारित करते हैं। अगर हम विद्यालय के लेवल की बात करें, मतलब स्कूल के लेवल की बात करें ना, कि स्कूल्स का करिकुलम कहाँ से कैसे डिजाइन होता है, तो वो बताना है आपको। विभिन्न बोर्ड करते हैं, जैसे कि आपके सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, मतलब इस तरह के बोर्ड जो नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल के बोर्ड होते हैं, ये तय करते हैं। विद्यालय प्रबंधन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट तय करता है, राज्य सरकारें तय करती हैं, या फिर एजुकेशन मिनिस्टर तय करता है। तो ये आपको बताना है, स्कूल्स करिकुलम की बात हो रही है, ठीक है। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे जो बोर्ड्स होते हैं ना, जैसे सीबीएसई हो गया, सीबीएसई का अपना करिकुलम होता है ना, और स्टेट बोर्ड्स जो होते हैं, स्टेट बोर्ड्स जो होते हैं उनका अपना खुद का करिकुलम होता है। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि मैंने सीबीएसई से पढ़ाई करी है, तो दूसरे बोर्ड्स के मुझे नाम भी नहीं पता, सच बताऊं तो। मतलब होते हैं, पहले पढ़े थे जब तैयारी करी थी, पर अब भूल गई हूँ। आप लोगों को पता होगा, आप यूपी से पढ़े होंगे, कुछ हरियाणा से होंगे, कुछ उत्तराखंड से होंगे, तो मतलब बोर्ड्स डिपेंड करता है। जो सेंट्रल लेवल के स्कूल है, या फिर केवीएस हो गया, या फिर एनवीएस हो गया, इन सभी में सीबीएसई बोर्ड होता है, ठीक है। तो बोर्ड की डायरेक्शंस होती है करिकुलम को लेकर। अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो बोर्ड जो भी कहता है ये करिकुलम में इंक्लूड करना है, ये नहीं करना है। ऐसे भी आपने देखा होगा कि 10th और 12th का सिलेबस जो है वो कुछ कम किया है सीबीएसई ने, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पढ़ाई में लॉस हुआ है, तो इन्होंने उसको कम किया, ठीक है। तो ये जो बोर्ड होते हैं ये डिसाइड करते हैं हमारा विद्यालय लेवल पर जो करिकुलम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इन करिकुलम डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट। तो भाई एनसीएफ जो 2005 है, लेटेस्ट है सबसे, है ना, एनसीएफ 2005, इसको आपने पढ़ाई होगा आई थिंक। तो इसमें ये कहा गया है कि प्रायोरिटी बेसिस पे हमें क्या चीज रखनी है, ये मतलब मेन क्या कहता है एनसीएफ, ये बताना है। तो भाई बच्चों के सामाजिकरण पर ध्यान देना है, या फिर टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम हमें लेकर आना है, यानी कि शिक्षक केंद्रित, या करिकुलम इंक्लूसिव और मीनिंगफुल बनाना है बच्चों के लिए, या फिर मेकिंग चिल्ड्रन फुली फैमिलियर विद द टेक्स्ट बुक, या फिर बच्चों को पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक के साथ जो है परिचित कराना है। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग बता भी सकते हैं, क्योंकि तो बहुत जनरल चीज है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। भाई हमें एनसीएफ कहता है कि हमें जो करिकुलम है उसको इंक्लूसिव बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है बच्चे के लिए, ठीक है। जहां पर हर तरह का बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, चाहे वो डिसेबल बच्चा हो, चाहे वो जेंडर बायसनेस हो गया, इन सब चीजों को हटाकर जो है हमें इंक्लूसिव क्लास बनानी है अपनी। हर तरह का बच्चा जो है एक ही क्लास में पढ़े, अगर उसके स्पेशल नीड्स हैं तो उसको क्लास में ही कैटर किया जाए थ्रू स्पेशल एजुकेटर्स, या फिर टीचर और टीचर्स का कोलैबोरेशन हो, मतलब जो क्लास टीचर हो गए, सब्जेक्ट टीचर्स हो गए, प्लस स्पेशल एजुकेशन एजुकेटर्स हो गए, तो उन सबके कोलैबोरेशन के थ्रू जो है आप इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों की स्पेसिफिक नीड्स को भी देखोगे, लेकिन वो बच्चे पढ़ेंगे एक साथ दूसरे बच्चों के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशन इज यूनिवर्सलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ। तो भाई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हम बोलते हैं ना जिसको, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बोलते हैं बेसिकली इसको। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये आपको बताना है। अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एट एनी लोकल टाइम, है ना, किसी भी लोकल टाइम पे एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए।
अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एवरीवेयर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन प्लेस, तो बच्चों की विशेष ज़रूरतों के आधार पर जो है उनको हर जगह एजुकेशन प्रोवाइड मिलनी चाहिए। या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एट एनी टाइम, किसी भी समय मिलनी चाहिए, है ना। या फिर एजुकेशन एनीवेयर, या फिर कहीं भी मिलनी चाहिए, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एनीवेयर, तो मतलब किसी भी जगह शिक्षा की उपलब्धता, किसी भी जगह किसी भी समय शिक्षा की उपलब्धता, या फिर किसी स्थानीय समय के अनुसार शिक्षा की उपलब्धता, या फिर ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो बताओ फटाफट क्या होगा। तो मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन आपके लिए इजी पड़ेगा, क्योंकि ये लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब बच्चे और जगह की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार हर जगह शिक्षा की उपलब्धता। हम कहते हैं ना कि 3 किलोमीटर का दायरा होता है, मतलब ये बेसिक लगाया जाता है कि 1 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर के अंदर जो है बच्चे के जहाँ पे बच्चा रहता है उसके 3 किलोमीटर के अंदर जो स्कूल्स हैं वहाँ पे उनको एडमिशन देना पड़ेगा, है ना। मतलब बच्चा वहाँ पे पढ़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारे स्कूल में सीट फुल हो गई है, जो भी है, नहीं, आपको वहाँ पर एडमिशन देना पड़ेगा। ओके, ये कहता है मतलब जो लोकल स्कूल्स वगैरह होते हैं उनमें। और मतलब अगर वहाँ नहीं है तो फिर आप दूसरे स्कूल में, और बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स जो है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, इनको ऐसे अरेंजमेंट करने हैं कि हर बच्चे के 3-4 किलोमीटर के अराउंड में जो है स्कूल की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज, ये थे 10 क्वेश्चंस ऑन करिकुलम। आई होप यू लाइक इट। एंड मतलब इसके बाद हम देखती हूँ, अगर करिकुलम पे ही क्वेश्चंस मिलते हैं कुछ और तो करिकुलम लेंगे, अदरवाइज कोई और टॉपिक लेंगे। ओके, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।